अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, सब कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? सॉफ्ट एजेस इंग्लिश प्रिपरेशन ब्लॉग की एक और सीरीज़ में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का एसे जो है वो सीएसएस का सैंपल एसे है, कोई पेपर में इसका कोई ज़िक्र नहीं है। ये हमारे एक कमेंट सेक्शन में एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि इस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग बनाया जाए। एन इंटरेस्ट इन नॉलेज पेज़ द बेस्ट इंटरेस्ट। सो आज हम इस टॉपिक को देखेंगे और इस टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। जो टाइमलेस टॉपिक कहलाया जाता है। टाइमलेस टॉपिक इस सेंस में कि ये बचपन से ही इस तरह के टॉपिक्स हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में देखते हुए आ रहे हैं कि नॉलेज में इन्वेस्टमेंट या तालीम में इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। वो क्या फ़ायदा होता है वो आज हम इसमें सीखेंगे, सैंपल आउटलाइन बनाएँगे और जो पेपर के एग्ज़ाम पेपर के जो बेसिक इंग्रीडिएंट्स होते हैं, जो मैं आपको पिछले मुख्तलिफ व्लॉग्स में जो कि आई कार्ड में आपको नज़र आ जाएँगे, उनमें देखेंगे। तो हम जो बेसिक इंग्रीडिएंट्स हैं उनका भी ज़िक्र करेंगे कि इसमें नैरेशन क्या ऐड हो सकती है, इसमें आर्गुमेंटेशन क्या होगी, एक्सपोज़िशन क्या होगी और इसमें क्या डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को कवर अप करेंगे एज़ यूजुअल और साथ ही जो टिप्स होती हैं वो एंड में मैं आपको बताऊँगा। तो ये बेसिकली एक कोट है। ये किसका कोट है? बेंजामिन फ्रैंकलिन का। बेंजी फ्रैंकलिन अमेरिका के सदर रह चुके हैं। ये उनका कोट है जो उन्होंने एक ख़ास मौके पर कहा था तालीम के हवाले से कि तालीम में जब तक आप पैसा नहीं लगाएँगे, तालीम में जब तक खर्च नहीं करेंगे, नॉलेज में खर्च नहीं करेंगे तो सॉरी कॉल आ गई थी। कंटिन्यू करते हैं। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का कोट है और इसमें जितनी सिंप्लिसिटी है उतना ही इसके अंदर गहराई भी है। इन डेप्थ टॉपिक है ये। देखिए दुनिया में हम लोग अक्सर पैसे किस चीज़ पर खर्च करते हैं? प्रॉपर्टी के ऊपर, बिज़नेस के ऊपर, हेवी मेटल्स के ऊपर, कीमती धातुओं के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट वो होती है जो इंसान अपने दिमाग में करता है यानी नॉलेज में, ठीक है? और ये नॉलेज ही है जिसकी वजह से आज लोग पाकिस्तान से बाहर जाकर पढ़ते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी, एमफिल वगैरह करते हैं, तो नॉलेज में इन्वेस्ट किया जा रहा है। सो नॉलेज ऐसी दौलत होती है जो कि चोरी नहीं होती, ख़त्म भी नहीं होती और ना ही किसी इन्फ्लेशन से इफ़ेक्ट होती है, महँगाई का इस पे कोई असर नहीं होता। ये एक कीमती इन्वेस्टमेंट है। तो इस ऐसे में हमसे ये कहता है कि अगर सोसाइटी अपनी तरक्की चाहती है तो उन्हें अपने लोगों की तालीम और तरबियत पर, लर्निंग पर इन्वेस्ट करना होगा। सो दिस कोट ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन द अमेरिकन प्रेसिडेंट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द डेप्थ ऑफ दिस टॉपिक कि इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन उस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे व्लॉग सॉफ्ट एजेस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करें, अपने अजीज़ अकारिब के साथ शेयर करें। जो इंग्लिश की प्रिपरेशन चाहते हैं, ऐसे लिखना सीखना चाहते हैं, ऐसे को उसके ढांचे के मुताबिक लिखना चाहते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे सॉफ्ट एजेस के फेसबुक पेज पर देखेंगे तो मैं वोकैबुलरी की तस्वीरें भी शेयर करता रहता हूँ, जो कि आपको किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स, चाहे वो जीआरई के एग्ज़ाम्स हों या गेट के एग्ज़ाम्स हों या किसी भी तरह के इंग्लिश के एग्ज़ाम्स हों, एमपीटी टेस्ट्स हो, उसमें आपको हेल्प करेंगी। सो चलते हैं आज के टॉपिक की। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो आप ऊपर देखें, इसमें डिमांड क्या की गई है? हमेशा की तरह कि पेपर की जो डिमांड है वो है एक्सपोज़िशन। तो एक्सपोज़िशन को इस टॉपिक के साथ मैच करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बेसिकली सरमायाकारी, सरमाया लगाना, पैसा लगाना, ठीक है? इन्वेस्टमेंट का मतलब ये सरमायाकारी। यहाँ सिर्फ पैसा लगाना नहीं होगा इसका मतलब। इसका मतलब बल्कि यहाँ पर टाइम, एनर्जी और फ़ोकस इन तमाम चीज़ों को खर्च करता है जब इंसान, तब उसे क्या मिलता है? उसका प्रॉफ़िट यानी इंटरेस्ट नॉलेज की सूरत में। यहाँ पर नॉलेज का मतलब है सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, बल्कि अवेयरनेस, आगाही, क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी जायज़ा लेना और साथ में विज़डम भी। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना टाइम, तवानाई और फ़ोकस जब तालीम पे खर्च करेंगे, तो आपको बदले में क्या मिलेगा? आपको आगाही मिलेगी, तनकीदी सोच मिलेगी, उसके साथ-साथ अक्ल और दानिश-फ़हम भी आपको मिलेगा, ठीक है? तो जब हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज जब हम इसका ज़िक्र करते हैं, तो इसका मतलब है एजुकेशन सिस्टम, रिसर्च, इनोवेशन और ह्यूमन कैपेसिटी पर काम करना, उस पे ध्यान देना, उसको रिसोर्सेज़ उसके ऊपर खर्च करना और पेज़ द बेस्ट इंटरेस्ट जब हम कहते हैं, इसका मतलब है कि इसका रिटर्न बदले में हमें क्या मिलेगा? जब हम ये करेंगे, इस टॉपिक के बेसिकली 2 हिस्से हैं। ये पहला हिस्सा है फर्स्ट एंड दिस इज़ सेकंड पार्ट, ये दूसरा हिस्सा है। तो इसका दूसरा हिस्सा यानी पहले पर ये पहला हिस्सा पूरा करेंगे तो आपको दूसरा हिस्सा मिलेगा। यानी पेज़ द बेस्ट इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा यहाँ पर? रिटर्न।
यानी जो किस सूरत में मिल सकता है, फाइनेंशियल सूरत में मिल सकता है, आपका मुल्क तरक्की करेगा, मालियात का शोबा बेहतर होगा, सोसाइटी बेहतर होगी, मॉरलिटी बेहतर होगी, अखलाकियात बेहतर होंगी और सबसे ज़्यादा आपका मुल्क तरक्की करेगा। इसके अलावा और क्या टारगेट हो सकता है किसी एक मुल्क का? सो एक एजुकेटेड सोसाइटी ज़्यादा प्रोडक्टिव, टॉलरेंट और विज़नरी होती है और यही एक्सपोज़िशन में शामिल होगा। ठीक है जी? सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, यानी सेकंड पार्ट हमसे क्या डिमांड करता है? सेकंड पार्ट हमसे डिमांड करता है आर्गुमेंटेशन, राइट? आर्गुमेंटेशन अब अपने स्टांस को स्ट्रेंथन कैसे करेंगे? स्टांस यानी मौक़िफ़ को आप कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्ट्रेंथन पैदा करेंगे? अब इसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर देखें नीचे बार में लिख के भी दे दूँगा और बताता भी जाता हूँ कि नॉलेज की वजह से इनफरादी तरक्की होती है। यानी क्या कहेंगे इसे? नॉलेज बिल्ड्स इंडिविजुअल ग्रोथ, ठीक है? नॉलेज बिल्ड्स इंडिविजुअल ग्रोथ, यानी जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर जैसे मुल्क देखेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज के बगैर भी वर्ल्ड पावर्स बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने एजुकेशन पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, एक एजुकेटेड इंसान अपनी जिंदगी की बेहतरीन फैसले कर सकता है बिकॉज इफ यू आर इंडिविजुअल, इनफरादी तरह से देखेंगे तो आप तभी फैसले कर सकते हैं अच्छे अपने लिए सोच समझ कर, जब आप अपने ऊपर तालीम को फोकस करवाएंगे। उसके बाद क्या है? नॉलेज एंश्योर्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये रहा, नॉलेज एंश्योर्स इकोनॉमिक ग्रोथ। मिसाल मैंने आपको दी है कि जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं वो नेचुरल कुदरती वसाइल के बगैर भी तरक्की याफ्ता फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज बने हुए क्योंकि उन्होंने खर्च ही तालीम के ऊपर, नॉलेज के ऊपर किया है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? नॉलेज सपोर्ट्स डेमोक्रेसी एंड जस्टिस। नॉलेज जमहूरियत को और इंसाफ को फ़रोग़ देता है, उसकी हिमायत करता है कि जब लोग एजुकेटेड होते हैं वो इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करते हैं, बाखबर रहते हैं और एक्सप्लॉयटेशन जो होती है या उनको जब एक्सप्लॉइट किया जाता है, इनको इस्तेहसाल किया जाता है तो उससे बच जाते हैं। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है आर्गुमेंटेशन का? आप आर्ग्यू क्या कर सकते हैं? नॉलेज ड्राइव्स इनोवेशन। नॉलेज ड्राइव्स इनोवेशन का मतलब ये है कि मुल्क जब भी कोई चीज़ ईजाद करता है, आपका कंट्री व्हेन योर कंट्री इज इन्वेंटिंग समथिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ नॉलेज दे हैव। ठीक है, तो चाहे फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, मेडिसिन की बात करें, ग्रीन एनर्जी यानी माहौल दोस्त तवानाई की बात करें, तो ये सब एजुकेशन के सम्राट हैं, नॉलेज के सम्राट हैं जो आपको तालीम पर इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी करने के बाद ही मिलते हैं। ठीक है जी, तो ये तमाम 4 पॉइंट्स जो है वो आर्गुमेंटेशन में आप ले सकते हैं। उसके बाद आप जब डिस्क्रिप्शन इन चीज़ों की देंगे तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन में आपको दोबारा बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन क्या है। डिस्क्राइब करने को आप इन डेप्थ सिनेरियोज बनाते हैं और विजुलाइज करवाते हैं। तो जब आप डिस्क्रिप्शन के ज़रिए ऐसे को थोड़ा तवालत देते हैं, लिखते हैं, तो आपको थोड़ा सा सोचना ये पड़ेगा कि एक कंट्री जहाँ स्कूल्स आउटडेटेड हैं, पुराने दकियानूसी थके हुए, जिनमें स्टूडेंट्स जाना पसंद नहीं करते, जिनकी इमारतें टूटी हुई होती हैं, वहाँ पर रिसर्च फंडिंग यूनिवर्सिटीज़ में ज़ीरो है और टीचर्स अंडरपेड हैं, या यूँ कह लें कि अंडरपेड का मतलब है कि उनको तनख्वाहें कम दी जाती हैं। ठीक है, अंडरपेड, कम तनख्वाहदार, अंडरपेड हैं, तो वहाँ पर लोगों के पास ना स्किल होती है, ना सोचने की आज़ादी होती है। तो ऐसे में पीस और प्रोग्रेस दोनों इम्पॉसिबल है। तो ये पार्ट आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके बरक्स जब एक सोसाइटी जहाँ यूनिवर्सिटीज़ एक्टिव हैं, रिसर्च फंडिंग बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स रिसर्च भी कर रहे हैं, साइंसदान रिसर्च कर रहे हैं और लोग नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, मुख्तलिफ नेटवर्किंग बनी हुई है साइंसदानों की आपस में, वो सोसाइटी इंटेलेक्चुअली अलाइव होती है, ज़िंदा होती है। दानिश, अक्ल, दानिश, फ़हम व फ़रासत के लिहाज से वो जिंदा माशरा कहलाया जाता है। यानी नॉलेज का इन्वेस्टमेंट, नॉलेज पर इन्वेस्टमेंट एक ऐसा दरख्त बन जाता है जो हर जनरेशन को साया और फल देता है। ठीक है, तो ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गई। अब आप बात करेंगे जब नरेशन की, तो इसमें आपको क्या देना पड़ेगी? नरेशन में आपको रियल लाइफ और हिस्टोरिकल एग्जांपल्स देनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये कोटेशन चूंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन का है, तो आपने पहले अगर ऐसे को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की एग्जाम्पल से ही शुरू करेंगे क्योंकि ही हैज कोटेड द सेम। खुद एक सेल्फ टॉट साइंसदान और स्टेट्समैन थे। सेल्फ टॉट साइंटिस्ट का मतलब क्या होगा कि उन्होंने साइंस पढ़कर सीखी। स्टेट्समैन थे, मुल्क को कौम का सोचने वाले थे। उन्होंने लाइब्रेरीज और स्कूल्स इस्टेब्लिश किए और प्रूव किया कि एजुकेशन लॉन्ग टर्म चेंज ला सकती है। तवील मुद्दती तब्दीली अगर चाहिए तो वो तालीम से ही आ सकती है। ठीक है, उसके बाद आप जापान की मिसाल ले सकते हैं। जापान की मिसाल ले लें कि उसने वर्ल्ड वॉर के बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम हुआ, बम लगा, बम गिराया गया, तबाह बर्बाद हो गया मुल्क।
तो उसके बाद उन्होंने खुद को रीबिल्ड किया, किसके ज़रिए? सिर्फ नॉलेज के ज़रिए। उन्होंने इंडस्ट्रीज़ और टेक्नोलॉजीज़ में एजुकेशन बेस्ड रिवाइव किया और बहाल किया सब चीज़ों को, तालीम पर खर्च किया, अपने अखलाक पर खर्च किया। तो ये आप जापान की एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद हमारे शायर मशरिक़ की एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, अल्लामा इक़बाल की आप मिसाल दे सकते हैं, एंड यू कैन टॉक अबाउट सर सैयद अहमद ख़ान, ठीक है? इनकी 2 मिसाल दे सकते हैं। उन्होंने भी साउथ एशियन मुस्लिम्स के लिए यही फ़िलॉसफ़ी दी कि इल्म से बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। अलीगढ़ कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिसाल है आपकी। अल्लामा इक़बाल अपनी शायरी से कौम को जगाया, अपनी शायरी के ज़रिए लोगों को बताया कि नॉलेज इज़ पावर, ठीक है? तो ये आपकी 3 चीज़ें हो गई, 4 सॉरी, एक्सपोज़िशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड देन नरेशन। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके एसे के लिए ज़रूरी है कि हर स्टेप पर आपने क्या-क्या चीज़ों को फ़ोकस करना है। अब आते हैं इसकी एसे की आउटलाइन के ऊपर, ठीक है? एसे आउटलाइन से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या चीज़ है? सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमेशा आप क्या लेते हैं? इंट्रोडक्शन में आप पहले बताते हैं कि व्हाई इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज़ द बेस्ट इंटरेस्ट। तो सबसे पहले यू हैव टू एक्सप्लेन द कोट बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो कोटेशन है वो आपने एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके साथ-साथ ये भी बताना पड़ेगा कि नॉलेज एज़ द मोस्ट रिवार्डिंग इन्वेस्टमेंट हाउ? कि नॉलेज जो है वो बेहतरीन इनाम देने वाली सरमायाकारी है, बेहतरीन मुनाफ़ा देने वाली सरमायाकारी है, ठीक है? उसके बाद सेकंड, यहाँ पर आपने क्या लिखना होगा? यहाँ पर आपने अपने जब आप बिल्ड करेंगे अपनी आउटलाइन तो उसमें बताना पड़ेगा एक्सपोज़िशन के ज़रिए कि कांसेप्ट क्या है इसका। कांसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा आपका, तब तक आप ये एसे नहीं लिख सकते। हर एसे के लिए ज़रूरी है कि पहले आपकी रिसर्च अपनी अच्छी हो। सो व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक एंड एक्सपोजिंग इट, सो यू हैव टू टेल व्हाट कांस्टिट्यूट्स इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज। कि इन्वेस्टमेंट का जब तालीम के साथ कनेक्शन बनाया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? नॉलेज एज़ पावर एंड प्रोग्रेस कैसे है? ये बताना पड़ेगा। तो ये 2 पॉइंट्स आपको इसमें एक्सपोज़िशन में शामिल कर सकते हैं, या जो ऊपर चीज़ें मैंने बताई हैं उनको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है कि व्हाई इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज़ द बेस्ट रिवॉर्ड? क्यों? हाउ? इसमें मैं आपको बता चुका हूँ पीछे अगर आप देखेंगे तो वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। क्या-क्या ऑप्शंस है हमारे पास? अगर आप देखेंगे आर्गुमेंटेशन, नॉलेज बिल्ड्स इंडिविजुअल ग्रोथ। कैसे? आप इनफरादी तौर पर अच्छे फैसले कर सकते हैं। नॉलेज इंश्योर्स इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉलेज सपोर्ट्स डेमोक्रेसी एंड जस्टिस, नॉलेज ड्राइव्स इनोवेशन। ये तमाम चीज़ें आप आर्गुमेंटेशन में यानी तीसरे पॉइंट में आउटलाइन के लिख सकते हैं कि व्हाई इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज इज़ द बेस्ट रिवॉर्ड। इंडिविजुअल एम्पावरमेंट होती है, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ होती है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी आती है, सोशल अवेयरनेस आती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं लफाजी जिसे आप कहते हैं, ये यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव व्यू क्या है? डिस्क्रिप्टिव व्यू ऑफ नॉलेजेबल सोसाइटीज़, के नॉलेजेबल जो आगाह माशरा होता है, नॉलेजेबल माशरा होता है, वो कैसे इन चीज़ों को देखता है, ठीक है? तो आपने आम आदमी जिसे कुछ नहीं पता, इग्नोरेंट जिसे आप कह सकते हैं, उसका तकाबुल करना होगा लर्नेड सोसाइटीज़ से। यानी आप अफ़गानिस्तान की मिसाल ले सकते हैं। अफ़गानिस्तान को आप कंपेयर करें किससे? अफ़गानिस्तान जैसे ही लेवल के किसी ऐसे कंट्रीज़ से जो उस लेवल पर तालीम के मामले में आगे हैं। अफ़गानिस्तान का तकाबुला आप ईरान से कर सकते हैं, अफ़गानिस्तान का तकाबुला आप पाकिस्तान से कर सकते हैं, इंडिया से कर सकते हैं, ठीक है? तो जहाँ पर तालीम नहीं है, वहाँ के हालात क्या हैं? और जहाँ पर तालीम और तरक्की है, वहाँ के हालात क्या हैं? उन दोनों का आप तकाबुल करेंगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि जो ज़िंदा माशरे होते हैं, अलाइव सोसाइटीज़ होती हैं, वो डेड सोसाइटीज़ के मुकाबले में कैसे जीती हैं ज़िंदगी अपनी, ठीक है? सो आपने पहले कंट्रास्ट करना है इग्नोरेंट एंड लर्नेड सोसाइटीज़ का, और उसके बाद ये बताना है कि एजुकेशन कल्चरल फ़ोर्स कैसे है, ठीक है? एजुकेशन कल्चरल फ़ोर्स कैसे है? सकाफ़ती ताकत, ठीक है? उसके बाद 5वां पॉइंट क्या कहता है? 5वें पॉइंट में आपने नैरेशन लिखनी होगी। नैरेशन हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम्पल्स होती हैं, केस स्टडीज़, आप रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं। इसमें आप जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया की मिसाल दे सकते हैं कि कैसे इन्होंने तरक्की की डिस्पाइट देयर डेड सोसाइटीज़, तबाह-हाल माशरे के साथ उनमें कैसे उठ खड़े हुए। हिस्टोरिकल फिगर्स मैं आपको बता चुका हूँ। बेंजामिन फ्रैंकलिन की एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं आप, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, सर सैयद की एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। तो ये सारी नैरेशंस हो गई। अब उसके बाद चैलेंजेस क्या-क्या होते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा कि तालीम में सरमायाकारी के चैलेंजेस क्या-क्या हो सकते हैं। पुअर पुअर एजुकेशन सिस्टम, लैक ऑफ रिसर्च कल्चर, जो हमारा खराब तालीम निज़ाम है, खराब तालीमी निज़ाम है, स्कूल कॉलेजेस की मिसाल ले लें, कि वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। जब तक वो इनिशियल स्टेप आपका पहला अगर उठान आपकी अच्छी नहीं होगी, तो आगे भी आपका मामला अच्छा नहीं होगा। सो यू हैव टू फोकस ऑन द बेस, बुनियाद अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? रिसर्च कल्चर नहीं है हमारे पास, उसको अच्छा होना चाहिए। सो ये 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है? 7वां पॉइंट आप यहाँ आखिर में क्या करेंगे?
कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने क्या बताना पड़ेगा? कंक्लूजन में आपने जो चीज़ें इंट्रोडक्शन में बताई हैं, उनको रीफ्रेज़ करके दोबारा लिखना होगा, रीअफ़र्म करना होगा कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट सस्टेनेबल। मोस्ट सस्टेनेबल का मतलब क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा, मोस्ट सस्टेनेबल, सबसे ज़्यादा पायदार, मोस्ट सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट बाकी रहती है, कभी नुकसान नहीं होता। और दूसरा पॉइंट क्या बताएँगे? दूसरा पॉइंट बताएँगे कि नॉलेज एज़ द ट्रू वेल्थ ऑफ नेशंस। ये नॉलेज जो है, आप एक ऐसे मुल्क की एग्ज़ाम्पल लें जहाँ तालीम नहीं है, क्या वो उठ खड़े होने की सलाहियत रखता है या लूट-मार की सलाहियत रखता है? और ऐसे कंट्री की मिसाल लें कि जहाँ तालीम और तरक्की सब कुछ है, उसको तबाह किया गया, जंग ज़दा हो गया, लेकिन वो दोबारा जापान की मिसाल उठ के खड़ा हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप आउटलाइन में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी? अब इसके इन तमाम बातों को लेकर अगर आप सैंपल इंट्रोडक्शन बनाएँगे, तो मैं इसमें कोशिश करके नीचे देखेंगे, वीडियो के एंड में आपको ये नीचे लिखा हुआ है और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको बता दूँगा कि सैंपल इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है बेस्ड ऑन दीज़ ऑल पॉइंट्स। सो तो ये कंक्लूजन के बाद और सैंपल इंट्रोडक्शन के बाद दोस्तों, अगर आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, तो एसए का पेपर बहुत ही सीरियस होता है, ठीक है? तो ये टॉपिक आपको एक क्लियर मॉरल और प्रैक्टिकल डायरेक्शन देगा। आपको अपने एसे में यही साबित करना है कि नॉलेज सिर्फ डिग्री नहीं है, एक लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है जो कि इंसान और सोसाइटी दोनों को ग्रो करती है, उनको फलने-फूलने में मदद। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आप अपने किसी ख़ास टॉपिक पे लिखवाना चाहते हैं, जैसे हमने आज का टॉपिक भी एक फ्रेंड हमारे हैं जिन्होंने कमेंट किया है, उस दोस्त की ख्वाहिश को पूरा करते हुए ये एक ऐसे लिखा है। अगर आप भी ऐसे लिखवाना चाहते हैं या किसी तरह की भी हेल्प चाहिए, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी मैं फेसबुक पेज नीचे बता देता हूँ आपको, उसको आप अगर लाइक करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो वहाँ पर आपके लिए वोकैब्युलरी का सेक्शन मिल जाएगा। अगले ऐसे ब्रेकडाउन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।